आंखें बंद करनी है और चैप्टर रिवाइज हो जाना है। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस और सारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे, ये दावा है। तो पूरे बायोस्फीयर को हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम कह सकते हैं और ये ग्लोबल सिस्टम को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सोचकर देखिए कौन तैयार करता होगा इस ढांचे को। एनपीपी की बात अगर मैं पूरे के पूरे बायोस्फीयर की बात करूं जहां एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं तो वो 170 बिलियन टन है, 170 बिलियन टन पर ईयर। हेलो बच्चा पार्टी, दिस इज अर्चना राठी और मैं आज फिर लेकर आ गई हूं आपके लिए एक नया पॉडकास्ट। आज कौन सा चैप्टर हम कवर करेंगे? आज हम इकोसिस्टम कवर करेंगे बेस्ड ऑन द फ्रेश एनटीए सिलेबस। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। कोई स्ट्रेस नहीं, कोई टेंशन नहीं, आंखें बंद करनी है और चैप्टर रिवाइज हो जाना है। एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस और सारे एग्जाम्पल्स कवर होंगे, ये दावा है। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं विद द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। अगर हम ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एक सिंगल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इकोलॉजी की बेसिक यूनिट होता है, लेकिन वहीं अगर हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वो इकोसिस्टम की फंक्शनल यूनिट होता है। क्या है इकोसिस्टम? इकोसिस्टम एक ऐसी यूनिट है जहां पर लिविंग कंपोनेंट्स और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, लिविंग कंपोनेंट्स बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं और नॉन लिविंग कंपोनेंट्स एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वो आपस में इंटरैक्ट करते हैं और इसी यूनिट को हम कहते हैं इकोसिस्टम। अब हमारी एनसीईआरटी कहती है कि अगर मैं पूरे के पूरी बायोस्फीयर को लूं तो पूरे बायोस्फीयर को हम एक ग्लोबल इकोसिस्टम कह सकते हैं और ये ग्लोबल सिस्टम को हम दो भागों में बांट लेते हैं, एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। जो जमीन पर पाया जाए वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, जैसे हमारे फॉरेस्ट्स, हमारे ग्रासलैंड्स और डेजर्ट्स। और जो पानी में पाया जाता है वो हमारा एक्वेटिक इकोसिस्टम है, जैसे हमारे ओशियन, सी, एस्चुरीज, वेटलैंड्स, रिवर्स, पॉन्ड्स। अब इकोसिस्टम भी दो तरह का हो सकता है, ये नेचुरल हो सकता है और ये मैन मेड हो सकता है। जो अभी मैंने सारे आपको बताए वो नेचुरल इकोसिस्टम्स हैं, लेकिन हम भी इकोसिस्टम बना सकते हैं, जैसे कि किसान के खेत, क्रॉप फील्ड्स, कोई गन्ने का खेत है, कोई गेहूं का खेत है, ये भी तो एक छोटा इकोसिस्टम है। जैसे कि एक्वेरियम्स, फिश एक्वेरियम्स और मैन मेड लेक्स। उदयपुर जाएंगे तो आपको कितनी सारी झीलें नजर आती हैं, वो मोस्टली राजाओं की बनाई हुई झीलें हैं और वो एग्जाम्पल है एक मैन मेड इकोसिस्टम का। चलिए अब हम बात करते हैं कि एक इकोसिस्टम में क्या कंपोनेंट्स हमें देखने को मिलते हैं। दो तरह के कंपोनेंट्स की बात होती है, बायोटिक और एबायोटिक। एबायोटिक में कौन कौन आ जाता है? टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, जो तय करते हैं कि इकोसिस्टम किस तरह काम करेगा और कैसा होगा। और फिर आते हैं हमारे बायोटिक कंपोनेंट्स, जिंदा लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यहां आते हैं हमारे प्रोड्यूसर्स, जी हाँ, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में अगर हम जाएं तो वहां हमें फाइटोप्लैंक्टॉन्स देखने को मिलते हैं, हमें एल्गी देखने को मिलती है। ऐसे ही टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम्स पे जाएं तो वहां हमें ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स देखने को मिलते हैं। तो ये हमारे प्रोड्यूसर्स हुए। फिर आए हमारे कंज्यूमर्स, जहां पर हर्बीवोर्स आ जाते हैं, जहां पर कार्निवोर्स आ जाते हैं। और फिर तीसरे आते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जी हाँ, जो ऑर्गेनिक मटेरियल को डिकम्पोज करके सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज करते हैं। यहाँ कौन आते हैं? यहाँ आते हैं बैक्टीरिया और फंजाई। बहुत जरूरी है ये किसी भी इकोसिस्टम की फंक्शनिंग के लिए। चलिए अब हम बात करते हैं कि इकोसिस्टम के ढांचे को कौन तैयार करता है, यानी कि हम बात करेंगे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। तो सोचकर देखिए कौन तैयार करता होगा इस ढांचे को। ऑब्वियस सी बात है, उस इकोसिस्टम में कौन सी स्पीशीज रहती हैं वो ये तय करेंगे कि वो इकोसिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा। यानी कि सबसे पहला स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है स्पीशीज कॉम्पोजिशन। उसमें बहुत तरह की स्पीशीज पाई जा रही हैं, डिकम्पोजर्स, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स। और फिर दूसरा कंपोनेंट होता है स्ट्रैटिफिकेशन। मैम ये क्या होता है? स्ट्रैटिफिकेशन की डेफिनेशन होती है द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन एन इकोसिस्टम। अब ये वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है जी? अगर हम जमीन से ऊपर की तरफ जाएं तो हमें किस तरह स्पीशीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। जैसे अगर मैं रेंगते हुए प्राणियों की बात करूं तो वो मुझे जमीन पे मिलेंगे,
लेकिन बहुत सारे प्राणी पेड़ों पे रहते हैं और चिड़िया जो है वो आसमान में उड़ती हैं। तो ये क्या हो गया? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ऑर्गेनिजम्स का। ऐसे ही अगर मैं पेड़ों की बात करूं, छोटी छोटी जो घास है वो जमीन के एकदम नजदीक है। फिर गुलाब का पेड़ ले लो, आप श्रब की बात कर लो। फिर एक छोटे हाइट का प्लांट ले लो, आप अमरूद के पेड़ की बात कर लो। आप एक बड़े हाइट का प्लांट ले लो, आप यूकेलिप्टस की बात कर लो। तो ये क्या है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है। हर्ब्स, फिर श्रब्स, फिर मिडिल साइज के ट्री, लार्ज साइज के ट्री और वेरी लार्ज साइज्ड ट्री। सो व्हाट इज दिस? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो गए दो, स्पीशीज कॉम्पोजिशन एंड स्ट्रैटिफिकेशन। अब चलते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पर। ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट तो इकोसिस्टम का ढांचा बना रहे हैं, लेकिन इकोसिस्टम किस तरह काम करेगा, वो कैसे फंक्शन करेगा, ये चार चीजें तय करती हैं। पहला प्रोडक्टिविटी, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा एनर्जी फ्लो और चौथा न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। अब न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में पहले हम पढ़ा करते थे फास्फोरस साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल और कैल्शियम साइकिल, अलग अलग तरह के मिनरल्स की साइकिल, लेकिन अब वो सिलेबस में नहीं है। तो यहाँ हमें तीन चीज़ों का डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, प्रोडक्टिविटी, डिकम्पोजिशन एंड एनर्जी फ्लो। तो चलिए पहले बात करते हैं प्रोडक्टिविटी की। प्रोडक्टिविटी, प्रोड्यूस करना, बनाना। तो किसी भी इकोसिस्टम में कितना ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास पर यूनिट टाइम बनाया जाता है उसे हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। साइंटिफिक भाषा में डेफिनेशन देख लेते हैं। द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास इन एन इकोसिस्टम पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एज द प्रोडक्टिविटी। अब इसको मापने की, इसको मेजर करने की यूनिट होती है। जैसे आप डिस्टेंस को किलोमीटर में नापते हैं, वेट को केजीज में नापते हैं। किसी भी इकोसिस्टम की प्रोडक्टिविटी कितनी है उसको कैसे मापेंगे? उसको मापने की दो यूनिट्स हैं। आप उसे वेट के टर्म्स में नाप सकते हैं, आप उसे एनर्जी के टर्म्स में नाप सकते हैं। अगर आप उसे वेट के टर्म्स में नाप रहे हैं तो यूनिट होगी ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितना ग्राम बायोमास प्रोड्यूस हुआ है। एनर्जी के टर्म्स में नापेंगे तो होगा किलो कैलोरी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर। एक साल में 1 मीटर स्क्वायर एरिया में कितनी किलो कैलोरी एनर्जी उत्पन्न हुई, प्रोड्यूस हुई। चलिए, अब प्रोडक्टिविटी भी होती है दो तरह की, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। अब मैं प्रोड्यूसर के लेवल पर जाकर बात करती हूं तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करती हूं, और जब मैं कंज्यूमर के लेवल पर जाकर बात करती हूं तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी डिफाइन करती हूं। अब दोनों में अंतर देखते हैं। मैं किसी पेड़ की बात कर रही हूं, मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में जाऊंगी तो वो फाइटोप्लैंक्टन होगा, वो एल्गी होगी। मैं यहां टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम पे आऊं तो वो पेड़ होंगे। ये सारे प्रोड्यूसर्स जब सोलर लाइट को कैप्चर करते हैं फोटोसिंथेसिस द्वारा, अपने अंदर कितना नया ऑर्गेनिक मैटर बनाते हैं, बायोमास सिंथेसाइज करते हैं, उसे हम प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। लेकिन जो कंज्यूमर्स हैं वो तो अपना खाना खुद नहीं बना सकते ना, वो तो प्लांट्स के ऊपर निर्भर हैं या किसी और ऑर्गेनिज्म के ऊपर निर्भर हैं। तो सपोज मैं अपनी बात कर रही हूं, मैं वेजिटेरियन हूं, मैं अपना खाना खाती हूं, मैंने रोटी सब्जी खाई, तो मैंने बाहर से खाना लिया। बाहर से खाना खाने के बाद मेरी बॉडी कितना नया ऑर्गेनिक मैटर अपने अंदर सिंथेसाइज कर रही है, जमा कर रही है, उसे मैं सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहूंगी। तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हम कंज्यूमर लेवल पर डिफाइन करते हैं, कार्निवोर्स में, हर्बीवोर्स में। अब प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी दो तरह की हो सकती है जो हम प्लांट्स के लेवल पर डिफाइन कर रहे हैं, जीपीपी और एनपीपी। बड़ा फेमस क्वेश्चन बनता है, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। फर्क समझना, किसी पेड़ ने सोलर लाइट को कैप्चर किया, अपने अंदर फोटोसिंथेसिस किया और सपोज उसने 10 ग्राम ग्लूकोज बनाया अपने अंदर और उसे जमा कर लिया। सो दिस इज द बायोमास, द ऑर्गेनिक मैटर विच इज डिपॉजिटेड इनसाइड द प्लांट। फोटोसिंथेसिस करने के बाद ये उसकी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी हो गई। पर जो 10 ग्राम ग्लूकोज उसने अपने अंदर बनाया, उसमें से वो अपने अंदर भी तो खर्चा करेगा, उसके अंदर रेस्पिरेशन होगा, उसे भी अपने कामकाज करने के लिए एनर्जी चाहिए। तो इस 10 ग्राम ग्लूकोज में से कुछ सपोज उसने 4 ग्राम ग्लूकोज अपने लिए इस्तेमाल कर लिया, रेस्पिरेशन के लिए, अपने और कामकाज करने के लिए। तो बचा कितना? बचा 6 ग्राम जो उसके अंदर जमा है। वो क्या हुई उसकी? एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी।
और जब कोई भी, सपोज कोई गाय है, भैंस है, उसने पेड़ खाया, तो उसके अंदर वो एनपीपी जा रही है। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन बनता है कि जो ट्रॉफिक लेवल 2 है, यानी कि जब हम हर्बीवोर की बात कर रहे हैं, वो प्राणी जो सीधा प्लांट खा रहे हैं, प्लांट का सेवन कर रहे हैं, उन्हें कौन सी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है? उन्हें नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होती है। तो फर्क समझिएगा, बहुत माइन्यूट फर्क है कि जीपीपी क्या है? द टोटल अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर सिंथेसाइज्ड बाय अ प्लांट आफ्टर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के तुरंत बाद जितना भी ऑर्गेनिक मैटर टोटल अमाउंट बनाया प्लांट ने, वो जीपीपी है। पर खर्च करने के बाद, अपने खुद के लिए खर्च करने के बाद जो बचा वो एनपीपी है, और दैट इज अवेलेबल टू द हर्बीवोर्स टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। And how it is defined? It is defined as NPP is equal to GPP minus R, जहां R क्या है? Respiratory losses. So NPP is the total amount of stored biomass in the plant. कितना जमा हुआ है। चलिए, अब अगर मैं पूरे के पूरे बायोस्फीयर की एनपीपी की बात करूं, जीपीपी की बात नहीं हो रही है, यहां से मिस्टेक होती है। एनपीपी की बात अगर मैं पूरे के पूरे बायोस्फीयर की बात करूं, जहां एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल सारे इकोसिस्टम आ जाते हैं, तो वो 170 बिलियन टन है। 170 बिलियन टन पर ईयर। उसमें से 115 बिलियन टन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम से आती है और 55 बिलियन टन एक्वेटिक इकोसिस्टम से आती है। अब सवाल यह है कि धरती पर 75%, 75% पानी है, लेकिन वहां से जो एनपीपी हमें मिल रही है वो मात्र 55 बिलियन टन मिल रही है। इसका मतलब जो ओशंस हैं, जो एक्वेटिक इकोसिस्टम हैं, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो कम है। ऐसा क्यों है? इसका क्या कारण है? सो एक्वेटिक इकोसिस्टम्स की प्रोडक्टिविटी कम होने के 3 कारण होते हैं। पहला, अवेलेबल सोलर लाइट, वहां सोलर लाइट की अवेलेबिलिटी कम होती है। डिसॉल्व्ड न्यूट्रिएंट्स, वहां न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व कम होते हैं। एंड डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। चलिए, तो ये बात हुई हमारी प्रोडक्टिविटी की। तो अब कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट कर सकते हैं? किसी भी एरिया की सॉइल कैसी है, उसमें कितने न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं, कितनी ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है, लाइट की अवेलेबिलिटी क्या है, ये सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को। अब स्ट्रैटिफिकेशन से एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन जो है, यानी कि जो वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ऑर्गेनिजम्स का, वो आपको कौन से इकोसिस्टम में देखने को मिलेगा? तो इसका आंसर बनता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। जी हाँ, अमेज़न फॉरेस्ट, ब्राजील फॉरेस्ट, वहां आपको मैक्सिमम स्ट्रैटिफिकेशन देखने को मिलता है। चलिए, अब हम चलते हैं द सेकेंड फंक्शनल कंपोनेंट, एंड दैट इज डिकॉम्पोजिशन। डिकॉम्पोजिशन का मतलब होता है जो हमारे नेचर में मरा हुआ, सड़ा हुआ मटेरियल है, डेट्राइटस जिसे हम कहते हैं, जब हम उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस में बदल देते हैं, इस प्रोसेस को हम डिकॉम्पोजिशन कहते हैं। लेकिन जब हम डिकॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे बड़े सारे टर्म्स पढ़ते हैं, जैसे फ्रैगमेंटेशन क्या होता है, कैटाबॉलिज्म क्या होता है, ह्यूमिफिकेशन क्या होता है, मिनरलाइजेशन क्या होता है, और लीचिंग क्या होती है। तो आ जाइए एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले आता है फ्रैगमेंटेशन। इसको आप यूं समझिए कि जैसे मम्मी ने रोटी खाने को हमें दी, पहले तो हम उसे छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ लेते हैं, फिर जब हम उसे खाते हैं तो बाकी का काम हमारे दांत कर देते हैं, वो उसे और छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। इससे क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है, और जो हमारे मुंह के अंदर सलाइवा होता है वो उसे चिपचिपा बना देता है, जिसकी वजह से एंजाइमेटिक एक्शंस और बेहतर हो पाता है। ये क्या है? ये फ्रैगमेंटेशन है। ये एक केमिकल प्रोसेस नहीं है, ये एक फिजिकल प्रोसेस है। तो बिल्कुल नेचर में भी इसी तरह होता है। जो जमीन पर या एक्वेटिक इकोसिस्टम्स में जो मरा हुआ मटेरियल पड़ा है, डेट्राइटस पड़ा है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का काम फ्रैगमेंटेशन कहलाता है। फिजिकल प्रोसेस है। इसे कौन करता है? इसे छोटे छोटे इन्वर्टिब्रेट एनिमल्स करते हैं, जिन्हें हम डेट्राइटिवोर्स कहते हैं। डेट्राइटिवोर्स में 2 फेमस एग्जाम्पल आते हैं, पहला अर्थवॉर्म और दूसरा टर्माइट। जी हाँ, दीमक। कहते हैं ना कि केंचुआ जो है किसान का सबसे प्यारा दोस्त होता है। क्यों? क्योंकि वो फ्रैगमेंटेशन का काम कर रहा है।
अब वो क्या करता है, वो सरफेस एरिया को बढ़ा देता है और उसको पल्वराइज कर देता है, चिपचिपा बना देता है, ताकि कैटाबॉलिज्म आसानी से हो सके। तो फ्रैगमेंटेशन के बाद अब चलते हैं कैटाबॉलिज्म पे। कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा है, ये केमिकल प्रोसेस है। यहां पर एंजाइम्स की मदद से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक डेट्राइटस को सिंपल इनऑर्गेनिक जो है मटेरियल्स में चेंज किया जा रहा है। तो इसे कौन करते हैं मैम? इसे करते हैं डिकम्पोजर्स, हमारे सेप्रोफाइट्स, हमारे सेप्रोट्रॉफ्स। वो कौन है? सब जानते हैं, बैक्टीरिया और फंजाई हैं। अब बैक्टीरिया और फंजाई बड़े ही स्पेशल तरीके से काम करते हैं। वो अपनी बॉडी के बाहर, अपने सेल के बाहर एंजाइम्स पोर करते हैं। जमीन पे सड़ा हुआ मटेरियल पड़ा है, मरा हुआ मटेरियल पड़ा है, उस पे बाहर ही, अपनी बॉडी के बाहर ही एंजाइम्स पोर कर देते हैं। और वो एंजाइम्स बाहर ही क्या करते हैं, वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मटेरियल को सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल देते हैं। उसमें से कुछ को बैक्टीरिया और फंजाई एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाकी सारा कहाँ जाके जमा हो जाता है? सॉइल में। और इसी से तो सॉइल उपजाऊ बनती है, फर्टाइल बनती है। तो हमें तो डिकम्पोजर का शुक्रगुजार होना चाहिए कि वो हैं तो हमारी पृथ्वी सड़ नहीं रही है और हमारी जो सॉइल है वो फर्टाइल बन रही है बिकॉज ऑफ द डिकम्पोजर्स। सो इसे हम कहते हैं इसे हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म, जहां पर बैक्टीरियल एंजाइम्स जो हैं वो अपना काम दिखा रहे हैं। अब यहां पर जिस दौरान, इसे ध्यान से सुनिएगा, बड़ा टेक्निकल पॉइंट है। इस दौरान जब बैक्टीरिया और फंजाई मरे हुए मटेरियल पर अपना काम कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट क्या होगा, ये तय होता है कि जो मरा हुआ मटेरियल है उसमें क्या प्रेजेंट है। अगर उस मरे हुए मटेरियल में नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स जैसे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन है, या फिर वाटर सॉल्युबल कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, तो तेजी से, बहुत ही तेज होता है कैटाबॉलिज्म, बहुत ही तेज होता है डिकॉम्पोजिशन, और एकदम से ऑर्गेनिक मटेरियल इनऑर्गेनिक मटेरियल में चेंज हो जाता है। लेकिन अगर इस मरे हुए मटेरियल में जटिल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं जैसे टैनिन, रेजिन, लिग्निन, सेल्यूलोज, फिनोलिक कंपाउंड्स, तो बेचारे माइक्रोब्स जो हैं, बैक्टीरिया और फंजाई, वो थक जाते हैं, बोलते हैं हमसे ना होगा भाई, ये तो बहुत ही जटिल कंपाउंड है। यानी कि इन पर जो रेट ऑफ डिकॉम्पोजिशन है ये बहुत ही धीमा पड़ जाता है। और क्योंकि ये धीमा हो जाता है बहुत ही ज्यादा, तो हमें एक ऐसा कंपाउंड देखने को मिलता है जिसे हम ह्यूमस कहते हैं। अब ह्यूमस बनने के प्रोसेस को हम ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। कैसे बना ह्यूमस? जब मरे हुए मटेरियल पर डिकॉम्पोजिशन का प्रोसेस बहुत धीमा हो रहा है तो वो अभी पूरी तरह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नहीं टूटा है, वो अभी भी ऑर्गेनिक है, लेकिन उस पर काम चालू हो चुका है, तो ये ह्यूमस है। ह्यूमस जो है वो सॉइल की सबसे ऊपरी टॉप लेयर पर पाया जाता है और इसकी प्रॉपर्टीज पर बहुत सवाल आता है। ये नीट का फेवरेट आप मान लो है। पहला, ह्यूमस जो है वो डार्क कलर का कंपाउंड होता है, वो अमॉर्फस होता है, पाउडरी सब्सटेंस होता है, पाउडर जैसा, कोलॉइडल होता है नेचर में, एसिडिक होता है, स्लाइटली एसिडिक, और ये न्यूट्रिएंट्स का भंडार है। इट इज रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि अभी इसमें धीमे धीमे डिकॉम्पोजिशन होता रहेगा, चलता रहेगा, और धीरे धीरे इसमें से जो मिनरल्स हैं वो निकलकर सॉइल में ऐड होते रहेंगे। तो ये एक रिजर्वायर है न्यूट्रिएंट्स का। और दूसरा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन यहां से बनता है कि ह्यूमस जो है बेटा, ये रेजिस्टेंट होता है टुवर्ड्स माइक्रोबियल एक्टिविटी। बैक्टीरिया और फंजाई ह्यूमस पे बहुत ही धीमे रेट से काम करते हैं, बहुत ही धीमे रेट से, तभी तो वो भंडार है, धीरे धीरे उसमें से मिनरल्स निकलते रहेंगे। तो ह्यूमस इज रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्टिविटीज। मिनरलाइजेशन क्या होता है? मिनरलाइजेशन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं जब वो टूटकर सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज हो जाते हैं, यानी कि मिनरल्स में चेंज हो जाते हैं, जैसे फॉस्फोरस, जैसे नाइट्रोजन, और सॉइल में ऐड हो जाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। फिर आता है लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है कि ऐसे सारे इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जैसे फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, आपका बहुत सारे मिनरल्स हो गए,
वो पानी में घुलने का नेचर अगर रखते हैं, वाटर सॉल्युबल अगर होते हैं, तो वो पानी में घुलकर जमीन में बहुत नीचे जाकर बैठ जाते हैं और प्लांट्स को अवेलेबल नहीं होते हैं। इस प्रोसेस को हम लीचिंग कहते हैं। तो ये जो पांचों चीजें मैंने अभी आपको बताई, फ्रैगमेंटेशन, डिकम्पोजिशन, फ्रैगमेंटेशन, कैटाबॉलिज्म, लीचिंग, ह्यूमिफिकेशन, मिनरलाइजेशन, ये मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बताए, लेकिन वाकई में सॉइल के अंदर ये सारे साइमल्टेनियसली होते हैं, एक साथ होते हैं। चलिए, अब डिकम्पोजिशन कितनी तेजी से होगा, इसको कौन कौन सी बातें तय करती हैं। सबसे पहला, द केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ डेट्राइटस। ये पार्ट नीट का फेवरेट है। अगर डेट्राइटस के अंदर टैनिन, रेजिन, फिनोलिक कंपाउंड्स, गम और आपके सेल्यूलोज, काइटिन, लिग्निन, ये सब हैं, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन स्लो होगा। अगर वाटर सॉल्युबल कंपाउंड्स हैं और नाइट्रोजनस कंपाउंड्स हैं, तो रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट होगा। टेम्परेचर बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। 25 से 35 डिग्री टेम्परेचर, यानी कि गर्माहट जो है वो डिकम्पोजिशन को बढ़ावा देती है, और कोल्ड टेम्परेचर या जरूरत से ज्यादा हाई टेम्परेचर डिकम्पोजिशन को स्लो कर देता है। फिर आती है ऑक्सीजन। मोस्ट ऑफ द डिकम्पोजर्स आर एरोबिक इन नेचर, उन्हें ऑक्सीजन चाहिए ये काम करने के लिए। अगर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छी है तो डिकम्पोजिशन फास्ट होगा, कम है तो डिकम्पोजिशन स्लो होगा। फिर आती है नमी, पानी, ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर। नमी से डिकम्पोजिशन फास्ट होता है और ड्राई कंडीशंस से स्लो होता है। बरसात का जो मौसम होता है ना, वो डिकम्पोजिशन के लिए बेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि उस दौरान गर्माहट भी होती है और नमी भी होती। चलिए, अब हम बात करते हैं एनर्जी फ्लो की। नेचर में एक ऑर्गेनिज्म से एनर्जी का दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ ट्रांसफर होना, इसे हम एनर्जी फ्लो कहते हैं। और यहां पर अप्लाई होता है 10% लॉ। ये क्या कहता है? सपोज हमने प्लांट्स की बात करी। एक प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके अपने अंदर जो है ऑर्गेनिक मैटर बनाया, उसे हम जीपीपी कहते हैं। उसमें से उसने अपने लिए निकाल लिया रेस्पिरेटरी लॉस करके, तो उसके पास जो एनपीपी बची, सपोज वो 1000 किलो कैलोरी बची, और ये 1000 किलो कैलोरी एनर्जी वो किसे देगा? ट्रॉफिक लेवल 2 को देगा, हर्बीवोर को देगा। तो जब हर्बीवोर प्लांट्स को खाएगा तो उसके अंदर 1000 किलो कैलोरी जाएगी, जिसमें से 90% एनर्जी को वो अपने लिए इस्तेमाल करता है, केवल 10% एनर्जी को स्टोर करता है। यानी कि इस 1000 किलो कैलोरी में से 900 किलो कैलोरी वो अपने अलग अलग कामों में इस्तेमाल कर लेगा और 100 किलो कैलोरी एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो जाएगी, जो कि 10% है 1000 की। और ये 100 किलो कैलोरी एनर्जी जो है, ये अगले ट्रॉफिक लेवल को, यानी कि कार्निवोर को, जो प्राइमरी कार्निवोर है, उसको अवेलेबल होगी। तो प्राइमरी कार्निवोर जब इस हर्बीवोर को खाएगा तो उसके अंदर 100 किलो कैलोरी जाएगी, जिसमें से 90 किलो कैलोरी वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा और बाकी की 10 किलो कैलोरी को अपने अंदर स्टोर करेगा, जो कि 10% हुआ। ये 10 किलो कैलोरी एनर्जी किसको अवेलेबल होगी? टॉप कार्निवोर को। जब ये टॉप कार्निवोर इसे खाएगा तो इसके अंदर 10 किलो कैलोरी एनर्जी जाएगी, जिसमें से 9 किलो कैलोरी वो अपने लिए इस्तेमाल करेगा और 1 किलो कैलोरी उसके अंदर स्टोर होगी। तो 1000 से 100, 100 से 10, 10 से 1, ये वो एनर्जीज हैं जो अल्टीमेटली उनके अंदर स्टोर हुई हैं और नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को जो है अवेलेबल होती हैं। अब जो प्लांट्स हैं उनके ऊपर जितनी भी टोटल लाइट पड़ती है, उसमें से वो केवल लेस देन 50% लाइट को इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे हम फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन कहते हैं, पार कहते हैं। और इस पार का 2 से 10%, 2 to 10% जो है वो प्लांट्स कैप्चर कर सकते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। एनर्जी फ्लो की जब हम बात करते हैं तो हम लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी यहां डिफाइन करते हैं। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट लॉ आप सबको पता है कि एनर्जी ना क्रिएट की जा सकती है ना बनाई जा सकती है, उसे केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है। और सेकेंड लॉ कहता है कि एनर्जी जब एक फॉर्म से, अपनी कंसंट्रेटेड फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट होती है, तो यहां पर डिसिपेशन भी होता है, एनर्जी लॉस भी होता है। जैसे फूड एनर्जी, ये एक कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है। जब इस पर रेस्पिरेशन होता है और जब ये चेंज होती है इनटू द केमिकल एनर्जी, तो उस दौरान काफी सारी एनर्जी डिसिपेट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी ऑल्सो। चलिए, ये हो गई एनर्जी फ्लो की बात। अब यहां फूड चेन की बात ना हो तो कैसे होगा? फूड चेन क्या होता है? ये एक सीक्वेंस है ऑर्गेनिजम्स की किसी भी इकोसिस्टम में जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं।
अब फूड चेन जो है वो भी दो तरह की हो सकती है, डेट्राइटस फूड चेन और ग्रेजिंग फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन जो है वो स्टार्ट होती है मरे हुए मटेरियल से, वो प्रोड्यूसर से स्टार्ट नहीं होती, वो डेट्राइटस से स्टार्ट होती है, जिसे हम डीएफसी कहते हैं। और डीएफसी एक्वेटिक इकोसिस्टम, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दोनों में पाई जाती है, लेकिन वो मेजर फूड चेन होती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम की। और इस फूड चेन के लिए सन जो है वो प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं होता, क्योंकि ये तो मरे हुए मटेरियल से स्टार्ट हो रही है। और इस फूड चेन के लिए 10% लॉ भी आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। एक डीएफसी कैसी नजर आती है? एक डीएफसी कुछ ऐसी नजर आएगी। डेट्राइटस के ऊपर अर्थवॉर्म ने फीड किया, अर्थवॉर्म को किसने खा लिया? स्पैरो ने खा लिया, स्पैरो को ईगल ने खा लिया। अगर हम ग्रेजिंग फूड चेन की बात करते हैं तो वो आपको मेजर एक्वेटिक इकोसिस्टम में देखने को मिलती है। पाई वो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में भी जाती है, पर वो मेजर फूड चेन होती है एक्वेटिक इकोसिस्टम की, और ये प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। ये कैसी दिखती है? फाइटोप्लैंक्टॉन्स को जू प्लैंक्टॉन्स ने खाया, जू प्लैंक्टॉन्स को स्मॉल फिशेस ने खाया, और फिर स्मॉल फिशेस को लार्ज फिशेस ने खा लिया। और एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए सन इज द प्राइम सोर्स ऑफ एनर्जी, और यहां आप 10% लॉ अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे वो एक्वेटिक हो या टेरेस्ट्रियल हो, ये दोनों की दोनों जो फूड चेन्स हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। जी हाँ, और फूड वेब बनाती हैं। फूड चेन एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट है, वाकई में नेचर में फूड वेब एग्जिस्ट करता है। सारी की सारी फूड चेन आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं और फूड वेब बनाती हैं। फूड वेब होने का इकोसिस्टम को क्या फायदा होता है? किसी भी प्राणी को एक ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड मिल जाता है। कोई एक ऑर्गेनिज्म, जैसे स्पैरो का हम यहां एग्जाम्पल ले सकते हैं, जब स्पैरो सीड खा रही है तो वो ट्रॉफिक लेवल 2 पर बैठी है, वो एक हर्बीवोर है। लेकिन वही स्पैरो जब अर्थवॉर्म खा रही है या ग्रास हॉपर खा रही है या कोई इंसेक्ट खा रही है तो वो T3 लेवल पर बैठी है। यानी कि एक ही ऑर्गेनिज्म दो डिफरेंट फूड चेन्स में अलग अलग ट्रॉफिक लेवल पर बैठा है। तो इसका मतलब उसे ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ फूड मिलेगा, वो भूखा नहीं मरेगा। और इससे एक और फायदा होता है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी इकोसिस्टम में ओवर एक्सप्लॉइट नहीं होता। सोच के देखो, अगर स्पैरो केवल बीज खाती तो बीज का ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो जाता। तो ये फायदा है फूड वेब होने का। चलिए अब हम बात करते हैं पिरामिड्स की, इकोलॉजिकल पिरामिड्स, जिन्हें हम एल्टोनियन पिरामिड्स भी कहते हैं। ये हमें क्या बताते हैं? ये ऐसी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम किसी भी इकोसिस्टम में अलग अलग इकोलॉजिकल पैरामीटर्स को समझाते हैं। कि किसी भी इकोसिस्टम में नंबर के कंटेक्स्ट में अगर हम समझाना चाहें, बायोमास के या एनर्जी के कंटेक्स्ट में समझाना चाहें, तो कोई इकोसिस्टम कैसे काम करता है। जैसे अगर सबसे पहले मैं बात करूं पिरामिड ऑफ नंबर की, तो पिरामिड ऑफ नंबर में अगर हम सबसे पहले एक्वेटिक इकोसिस्टम लें, कोई सी लें, कोई ओशन लें या कोई पॉन्ड इकोसिस्टम लें, तो वहां पर प्रोड्यूसर कौन होते हैं? वहां प्रोड्यूसर होते हैं हमारे फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो अगर मैं सपोज ओशन के अंदर गई, वहां मैंने फाइटोप्लैंक्टॉन्स के नंबर को काउंट करना शुरू किया, तो वो नंबर तो जाने कितने फिगर्स में जाएगा, मैं काउंट भी नहीं कर सकती। तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर बहुत ज्यादा होगा। फाइटोप्लैंक्टॉन्स के ऊपर जो जू प्लैंक्टॉन्स फीड कर रहे हैं उनका नंबर थोड़ा कम होगा। जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फिर स्मॉल फिशेस का नंबर थोड़ा और कम होगा, और स्मॉल फिशेस के ऊपर जो एक बड़ी मछली फीड कर रही है उसका नंबर और कम होगा। यानी कि जो बेस है, जो प्रोड्यूसर्स हैं, वो सबसे ज्यादा हैं। तो यहाँ पे जो पिरामिड आएगा वो अपराइट आएगा। जब प्रोड्यूसर सबसे ज्यादा होता है तो बेस चौड़ा होता है और पिरामिड अपराइट हो जाता है। तो एक एक्वेटिक इकोसिस्टम में जो पिरामिड ऑफ नंबर होता है वो अपराइट होता है। वहीं अगर मैं एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करूं तो वो कैसा होगा? वो इन्वर्टेड होगा। कैसे मैम? चलिए देखते हैं। फाइटोप्लैंक्टॉन्स क्या है? वो छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं। अगर मैं उन्हें काउंट करने बैठूं तो उनका नंबर तो बहुत ज्यादा आएगा, लेकिन अगर मैं उन सबको इकट्ठा करके उनका वजन नापूं, उनका बायोमास देखूं, तो वो बहुत ही कम होगा, बहुत ही कम। यानी कि फाइटोप्लैंक्टॉन्स का नंबर तो बहुत ज्यादा होता है किसी इकोसिस्टम में, पॉन्ड इकोसिस्टम में या ओशन में, लेकिन उनका बायोमास बहुत कम होता है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास में प्रोड्यूसर का बायोमास, उसकी जो स्टैंडिंग क्रॉप है, वो बहुत ही कम है।
हम जू प्लैंक्टॉन्स को जाएंगे तो जू प्लैंक्टॉन्स का बायोमास थोड़ा और ज्यादा होगा। अगर हम जू प्लैंक्टॉन्स के ऊपर फीड कर रही छोटी मछलियों को देखेंगे तो छोटी मछलियों का बायोमास थोड़ा और ज्यादा होगा, और जो एक बहुत बड़ी मछली होगी उसका बायोमास, उसका वेट सबसे ज्यादा होगा। यानी कि एक्वेटिक इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड आता है, क्योंकि यहां प्रोड्यूसर का बायोमास सबसे कम होगा। फिर आता है पिरामिड ऑफ एनर्जी। पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा अपराइट होता है, क्योंकि वहां 10% लॉ एप्लीकेबल होता है, वो हमेशा अपराइट होगा हर एक इकोसिस्टम के लिए। तो एक्वेटिक इकोसिस्टम के लिए पिरामिड ऑफ नंबर कैसा हुआ? अपराइट। पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा हुआ? इन्वर्टेड। और पिरामिड ऑफ एनर्जी अपराइट। फिर चलते हैं ग्रासलैंड इकोसिस्टम पर। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में तीनों के तीनों पिरामिड्स अपराइट होते हैं, पिरामिड ऑफ नंबर भी, पिरामिड ऑफ बायोमास भी, और पिरामिड ऑफ एनर्जी भी। कैसे? अगर आप किसी सपोज चावल का खेत है, चावल घास ही है, अगर आप उसे काउंट करने बैठेंगे तो उसका नंबर काफी ज्यादा आएगा। यानी कि इस केस में प्रोड्यूसर का नंबर ज्यादा है तो पिरामिड ऑफ नंबर अपराइट आएगा। और अगर आप उन्हीं घास का पूरा वेट नापेंगे, उस चावल का पूरा खेत में जितना चावल है उसका वेट नापेंगे, तो उसके ऊपर जितने टिड्डे ग्रास हॉपर फीड कर रहे हैं, उनके ऊपर जो छोटी चिड़िया फीड कर रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा बायोमास होगा। यानी कि यहां पिरामिड ऑफ बायोमास भी अपराइट आएगा। फिर चलते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम पर। फॉरेस्ट इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ नंबर जो होगा वो इन्वर्टेड आएगा। कैसे मैम? एक बड़ा सा लंबा चौड़ा बरगद का पेड़ है और उसके ऊपर सपोज 100 बर्ड्स फीड कर रही हैं। उन 100 बर्ड्स के ऊपर जो है 500 टिक्स फीड कर रहे हैं। तो कैसा हो गया? इन्वर्टेड हो गया। फॉरेस्ट इकोसिस्टम के केस में पिरामिड ऑफ नंबर कभी कभी स्पिंडल शेप भी हो सकता है, जैसे कि एक बरगद के ऊपर 100 स्पैरो फीड कर रही है, उन 100 स्पैरो के ऊपर एक अकेली ईगल फीड कर रही है। सो इट कैन बी इन्वर्टेड और इट कैन बी स्पिंडल शेप्ड ऑल्सो। अगर हम पिरामिड ऑफ बायोमास की बात करेंगे तो पिरामिड ऑफ बायोमास अपराइट आता है। कैसे? एक अकेला बरगद का पेड़ भले ही नंबर में कम हो, पर उसका बायोमास, उस लंबे चौड़े बरगद के पेड़ का वेट और बायोमास बहुत ज्यादा होगा। और उसके ऊपर जो 100 चिड़िया बैठी है उन सबका बायोमास अगर आप मिला लेंगे तो बरगद के पेड़ से कम होगा, और उसके ऊपर जो बहुत सारी टिक्स फीड कर रहे हैं उनका वेट और कम होगा। इसीलिए पिरामिड ऑफ बायोमास कैसा आता है? अपराइट आता है। और पिरामिड ऑफ एनर्जी तो हमेशा ही क्या आएगा? अपराइट आएगा। चलिए अब यहां पे दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिफाइन करते हैं, एक है स्टैंडिंग क्रॉप और एक है स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग क्रॉप का मतलब होता है किसी भी इकोसिस्टम में एक साल में या पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया कितना लिविंग मटेरियल प्रेजेंट है, वो स्टैंडिंग क्रॉप है। और उसे हम दो चीजों से एक्सप्रेस कर सकते हैं कि किसी भी इकोसिस्टम में टोटल नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कितने हैं, वहां किसी उस एरिया में कितने टोटल एनिमल्स हैं, कितने टोटल प्लांट्स हैं। तो स्टैंडिंग क्रॉप को आप नंबर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, या फिर आप उसे बायोमास के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो, वेट के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हो। और जब हम वेट की, बायोमास की बात करते हैं तो हम उसे ड्राई वेट के टर्म्स में भी मेजर कर सकते हैं और फ्रेश वेट के टर्म्स में भी, पर ज्यादा भरोसेमंद ड्राई वेट होता है, क्योंकि फ्रेश वेट फ्लक्चुएट करता है, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट भी आ जाता है। अगर हम स्टैंडिंग स्टेट की बात करते हैं तो स्टैंडिंग स्टेट होता है किसी भी इकोसिस्टम में टोटल अमाउंट ऑफ इनऑर्गेनिक मटेरियल कितना है, जैसे सॉइल में कितना फास्फोरस है, कितना कैल्शियम है, कितना सल्फर है, ये इनऑर्गेनिक कंटेंट होता है। चलिए अब जो हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स हैं उनकी कुछ कमियां भी हैं। क्या? इकोलॉजिकल पिरामिड्स जो हैं वो ये मानकर चलते हैं कि कोई भी प्राणी, कोई भी ऑर्गेनिज्म किसी भी इकोसिस्टम में केवल एक ही ट्रॉफिक लेवल को जो है ऑक्यूपाई करता है, पर ऐसा तो नहीं है। एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर हो सकता है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स फूड वेब पर नहीं, फूड चेन पर भरोसा करते हैं। और इकोलॉजिकल पिरामिड्स में डिकम्पोजर्स की बात तो हुई नहीं, बैक्टीरिया और फंजाई की बात तो हुई नहीं। तो ये कुछ कमियां हैं हमारे इकोलॉजिकल पिरामिड्स की। चलिए तो यहां खत्म होता है हमारा ये रिवीजन पॉडकास्ट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और यहाँ सारी एनसीईआरटी की सारी इंपॉर्टेंट लाइंस को डिकोड कर दिया गया है। आप कमेंट करके बताइए कि आपको ये पॉडकास्ट कैसा लगा, क्या इसमें आपको कोई कमियां लगी, नेगेटिव है तो नेगेटिव बताइए, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव बताइए। वी आर ओपन टू सजेशंस।
और ये कमेंट करके बताइए कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। तो चलिए मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में विद ऑल द मोर एनर्जी। बाय, टाटा, लव यू ऑल।